नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा। आप देख रहे हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार और गृहमंत्री अमित शाह पर कड़े आरोप लगाए। संसद में अपने बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठकर देश को चिढ़ा रहे हैं। संजय सिंह ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों पर बैंकों को लूटकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को भारत वापस क्यों नहीं लाया गया। संजय सिंह के अनुसार यह वही पैसा है जो आम आदमी और गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों में मौजूद इन भगोड़ों को सरकार की ओर से संरक्षण मिल रहा है। उनका कहना है कि जो देश को लूटकर भागे, आज वही विदेश से भारत को आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज इमरान प्रतापगढ़िया ने संसद में मोदी सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपना 2000 का नोट 8 साल भी नहीं चला पाई, वो देश कैसे चला पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सरकार जनता से 70 साल का हिसाब मांग रही है। प्रतापगढ़िया ने सवाल उठाया, जब आम लोगों के घर उजड़ रहे हैं तो सरकार को चैन की नींद कैसे आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा संदेश दिया कि या तो गरीबों के घर तोड़ना बंद कीजिए या फिर उन्हें सपने दिखाने का सिलसिला बंद कीजिए। संसद में उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सत्ता का नशा नेताओं की समझ पर भारी पड़ गया है। उन्होंने चुनौती दी कि एक दिन आम आदमी बनकर बाजार जाइए, खुद राशन खरीदिए, तभी असली महंगाई का अंदाजा होगा। उन्होंने कहा कि मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। गरीबों को घर देने का दावा और उसी समय उनके घर गिराना, यही विरोधियों के मुताबिक सरकार की सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, आज संसद में सांसद मनोज कुमार ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे सवाल उठाए। संसद में अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव जीतने में ज्यादा ध्यान दे रही है और देश चलाने पर उतना फोकस नहीं दिख रहा। मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि देश में नफरत की राजनीति फैल रही है और हिंदू मुस्लिम के बीच जानबूझकर तनाव बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी स्थितियों में सरकार देश को सही दिशा में ले जा सकती है। सांसद ने कहा कि इलाही मोहम्मद और आई लव महाकाल दोनों ही इस देश की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार की नीतियों पर सवाल पूछना अपराध माना जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। मनोज कुमार ने तंज किया कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर नेहरू को दोष देने के बजाय अपने कामों की सूची पेश करे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या देश में राजनीति वास्तव में धर्म के नाम पर हो रही है या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है। दोस्तों, आज संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संसद में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अब तक 8 फिर दर्ज हो चुकी हैं और ये सब इसलिए क्योंकि वे अपनी बात खुलकर रखते हैं। संजय सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तो एक ही दिन में 9 फिर दर्ज कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया, क्या इस देश में सच बोलना अपराध हो गया है। क्या एक सांसद अपनी आवाज उठाए तो वह मुजरिम कहलाता है। संसद में उन्होंने कहा कि सरकार को साफ पता है कि देश का पैसा कौन लूटकर भागा, फिर भी ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। उन्होंने नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम लेते हुए पूछा कि हजारों करोड़ का कर्ज लेकर ये लोग आज भी विदेश में कैसे बैठे हैं। संजय सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो ऐसा कानून लाए जिससे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जदारों का पासपोर्ट तुरंत जब्त हो सके। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये कानून सत्ता के विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर विदेश में बैठे भगोड़ों को बचाने के आरोप सिर्फ राजनीति हैं। दोस्तों, राहुल गांधी आज फिर कई बड़े सवालों के साथ सामने आए और इस बार उनका लहजा पहले से कहीं ज्यादा कड़ा था। राहुल गांधी का कहना है कि देश में चुनाव जितने पारदर्शी दिखते हैं, असलियत उससे काफी अलग है। वो पूछते हैं, अगर सब कुछ साफ है तो हर चुनाव के बाद ईवीएम पर शक क्यों उठता है, फर्जी वोटिंग की शिकायतें क्यों आती हैं और पैसे व ताकत का इस्तेमाल आखिर कब रुकेगा। राहुल गांधी ने संसद को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। वह कहते हैं कि जब वह किसी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक म्यूट कर दिया जाता है, और जब वह कोई डॉक्यूमेंट या फोटो दिखाना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। उनका कहना है, अगर मेरी बात गलत है तो बहस करो, लेकिन मेरी आवाज क्यों दबाई जाती है। क्या संसद में विपक्ष की आवाज दबाना नई परंपरा बन गई है। राहुल गांधी ये भी पूछते हैं कि एजेंसियों की कार्रवाई हमेशा विपक्ष पर ही क्यों होती है। क्या कानून सबके लिए बराबर है या ताकतवर लोगों के लिए अलग नियम है। वह कहते हैं, लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है, लेकिन आज सवाल पूछना ही अपराध बना दिया गया है। और अब बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे चुनाव सिस्टम में सच में खामियां हैं या ये सिर्फ सियासी टकराव का हिस्सा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगले हफ्ते भारत के टॉप अफसरों की टीम अमेरिका जा रही है, जहां इस डील के फाइनल मसौदे पर गहन बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक कई महीनों से रुकी हुई ट्रेड बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों जैसे आयात शुल्क, टेक्नोलॉजी एक्सेस और व्यापार सुरक्षा पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। यही वजह है कि इस बार की बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उम्मीद है कि इस डील पर जल्द ही मुहर लग सकती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार के लिए बड़ा कदम साबित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश के रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि भारत को आने वाले 5 सालों में वो हासिल करना है जिसे दुनिया के कई देश पूरा करने में 20 साल लगा देते हैं। यह बयान खासकर एरो इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर दिया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानी जाती है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को मुकाबला देने वाला निर्माता बनेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि एरो इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में शामिल है, इसलिए यह लक्ष्य बेहद कठिन होगा। लेकिन सरकार का दावा है कि भारत अब डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तेज रफ्तार पर है। गिग वर्कर्स के मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने भाजपा शासित राज्यों को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लाखों गिग वर्कर्स रोज कमाते हैं, लेकिन सुरक्षा बीमा और न्यूनतम सुविधाओं को लेकर अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। राहुल गांधी का आरोप है कि कई राज्यों में गिग वर्कर्स के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन सरकारें चुप हैं। उन्होंने पूछा, अगर ये लोग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तो इनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? इसी बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गिग वर्कर्स को लेकर नीतियां अभी भी अस्पष्ट हैं, इसलिए इससे राजनीति और तेज हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या गिग वर्कर्स के लिए एक समान कानून लाया जाएगा या यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा? फरीदाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में आज बड़ा धमाका हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। धमाके के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी फैल गई और इलाके की कई टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा मजदूरों को चोटें आई हैं और सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री परिसर में लंबे समय से सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठते रहे थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इधर जांच एजेंसियों ने हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर सुरक्षा में लापरवाही का नतीजा, और अगर चेतावनियां पहले से मिल रही थी तो उन्हें नजरअंदाज किसने किया? पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा कदम देखने को मिला है। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने के लिए घर घर संपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कोशिश समावेशी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी अपना रुख बदलती दिख रही है। बीजेपी यह दावा कर रही है कि वो हर वर्ग तक अपनी योजनाओं और कामों की जानकारी पहुंचाना चाहती है। वही राजनीतिक जानकार पूछ रहे हैं, क्या ये वास्तव में भरोसा जीतने की कोशिश है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति है? अब देखने वाली बात यह है कि बंगाल के जमीनी माहौल में इस अभियान का कितना असर पड़ता है। 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इजराइल दौरे पर जा रहे हैं और इसको लेकर बड़ा राजनीतिक माहौल बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की है कि भारत और इजराइल रक्षा, व्यापार, साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे। सरकार का दावा है कि यह यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। लेकिन राजनीतिक हलकों में सवाल भी उठ रहे हैं, क्या यह दौरा सिर्फ साझेदारी बढ़ाने के लिए है या बदलते वैश्विक हालात में भारत के लिए नई कूटनीति तय करने की कोशिश? अब सबकी नजरें इस पर हैं कि इस हाई लेवल दौरे से भारत को जमीन पर कितना फायदा मिलेगा और इसके क्या कूटनीतिक संदेश जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एरो अफसरों के निलंबन को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान खड़ा हो गया है। बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर आमने सामने हैं और दोनों दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि निलंबन चुनाव प्रक्रिया में दबाव का संकेत है, जबकि टीएमसी का दावा है कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई है और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कदम है या फिर इसके पीछे कोई सियासी टकराव छिपा है? अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। नई वार्ता शुरू होने से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका देश किसी भी तरह की धमकी या दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की ओर से लगातार पारदर्शिता और प्रतिबंधों से जुड़ी शर्तें रखी जा रही हैं, जबकि ईरान का दावा है कि वह अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो स्थिति और जटिल हो सकती है और इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। अब दुनिया की नजर इसी बात पर है, क्या ये बातचीत तनाव कम करेगी या फिर अमेरिका ईरान टकराव एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। असम की राजनीति आज एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देकर चर्चा बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर भूपेन बोरा चाहें तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और पार्टी उन्हें सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने को तैयार है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी की ओर इशारा है, जबकि बीजेपी इसे खुली राजनीति का उदाहरण बता रही है। अब देखने वाली बात यह है कि भूपेन बोरा इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं और असम की राजनीति में आगे क्या नया समीकरण बनता है। महाराष्ट्र के मुंबई से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कार की टक्कर में घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मामला अब और गंभीर हो गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी एलिजिडली एक नाबालिग चला रहा था और इसी कारण अब उसके पिता पर केस दर्ज किया गया है। कानून के अनुसार नाबालिग को गाड़ी सौंपना अपराध माना जाता है और इसी आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। इस घटना के बाद शहर में सड़क सुरक्षा और नाबालिग ड्राइविंग को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और जांच किस दिशा में जाती है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम जमीनी स्तर पर काम करने वाली लाखों महिलाओं के लिए राहत लेकर आएगा और उनके काम का सम्मान बढ़ाएगा। वहीं विपक्ष का सवाल है कि यह फैसला अचानक अभी क्यों लिया गया? क्या यह जमीनी जरूरतों को देखते हुए है या फिर आने वाले चुनावों से पहले किया गया कदम? विशेषज्ञों का मानना है कि मानदेय बढ़ाने से महिला कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं और प्रभावी होंगी, लेकिन बजट और फंडिंग पर भी नजर रखना जरूरी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नया मानदेय कब से लागू होगा और इससे कितने कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे।